नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और वक्त हो चला अटेंशन का और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज अटेंशन में बात मध्य प्रदेश की उस 21% सियासत की जिसके इर्द गिर्द पूरे सूबे की सत्ता घूमती है। बात मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज की जिन्हें अपने पाले में खींचने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आदिवासियों के बीच अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। हालिया चुनावों में आदिवासियों के आरक्षित गढ़ में मात खा चुकी कांग्रेस अब उमंग सिंगार और विक्रांत भूरिया जैसे युवा आदिवासी चेहरों को आगे करके आर पार की लड़ाई के मूड में है। कांग्रेस ने आगामी 30 जून को सिंगरौली से आदिवासियों की जमीन बचाने के आंदोलन का शंखनाद करने का ऐलान किया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार उद्योगपतियों को आदिवासियों की 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन सौंप रही है और यूसीसी के जरिए उनके संवैधानिक अधिकारों को कुचलने की तैयारी है। यानी एक तरफ भाजपा महिलाओं को हक दिलाने और उत्तराखंड मॉडल की तर्ज पर आदिवासियों को साधने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे आदिवासियों के जल जंगल जमीन और वजूद पर हमला बताकर आंदोलन की राह पर है। तो आज अटेंशन में सवाल बड़ा है कि क्या कांग्रेस का ये नया सिंगरौली शंखनाद आदिवासियों को दोबारा उसके पाले में ला पाएगा या फिर आदिवासियों के हक की ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ 2028 की सत्ता का चुनावी एजेंडा है। इन्हीं सवालों के साथ हम करने जा रहे हैं आज एक और बड़ी दिलचस्प बहस, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। आदिवासियों के वोट बैंक पर नजर, क्या कांग्रेस के ट्राइबल फॉर्मूले का दिखेगा असर? दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम खत्म हुआ और अब मध्य प्रदेश में आदिवासी राजनीति का नया अध्याय शुरू होता दिख रहा है। सत्ता से लगातार दूर कांग्रेस ने मिशन 2028 के लिए अपना सबसे बड़ा दांव आदिवासी वोट बैंक पर लगाया है। पीसीसी मुख्यालय में हुई ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक ने साफ संकेत दे दिए हैं कि कांग्रेस अब अपनी पूरी रणनीति आदिवासी क्षेत्रों के इर्द गिर्द बुनने जा रही है। वजह भी साफ है, प्रदेश की तकरीबन 23% आबादी आदिवासी है और लगभग 1,95,00,000 मतदाता चुनावी नतीजों की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस अब जल जंगल और जमीन के मुद्दों को फिर से केंद्र में ला रही है। सिंगरौली से लेकर आदिवासी बहुल इलाकों तक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और विधायक विक्रांत भूरिया को इस पूरे अभियान की कमान सौंपी है। 1,26,000 हेक्टेयर जमीन प्राइवेट लोगों को भेज दी पिछले 25 साल में। उस जमीन की लड़ाई आदिवासी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। सिंगरौली में जिस तरीके के अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं और कई और उद्योगपतियों को जल जंगल जमीन सौंपी जा रही है, अब कांग्रेस पार्टी उस लड़ाई का नए सिरे से शंखनाद करेगी। कांग्रेस की जब भी सरकार बनी आदिवासियों की भूमिका रही। आदिवासियों को वनवासी बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। 30 तारीख को सिंगरौली के अंदर जिस प्रकार बिरसा मुंडा ने उलगुलान कहा था, क्रांति की बात करी थी, ऐसे ही मध्य प्रदेश के आदिवासी उलगुलान करेंगे। आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 101 सीटों पर आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इनमें 47 अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटें हैं, जब वर्तमान में बीजेपी के पास 24 और कांग्रेस के पास 22 सीटें हैं। वहीं 54 सामान्य सीटों पर भी 16 से 39% तक आदिवासी वोटर्स हैं, जो किसी भी दल का गणित बिगाड़ या बना सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस दल को जब जब आदिवासी समर्थन मजबूत मिला तब सत्ता का रास्ता आसान हुआ और जब ये वोट खिसका तब उस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस के प्लान पर बीजेपी हमलावर है। देखिए, मध्य प्रदेश में 20% से ज्यादा आदिवासी आबादी है और विगत 2 दशकों में जब से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, बहुत गंभीरता के साथ आदिवासी हितों के संरक्षण के लिए यहाँ पर काम किया गया है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस हमेशा से ही, चाहे वो दलित वर्ग हो या आदिवासी वर्ग हो, उन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं और इस बार भी उन्हें इसी तरह की बातें इसलिए लग रही है क्योंकि उनकी खुद की मानसिकता वैसी है।
भले ही बीजेपी कांग्रेस की इस कवायद को अलग नजरिए से देख रही हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर संदेश साफ है। कांग्रेस को लगता है कि 2028 की सत्ता की चाबी आदिवासी इलाकों में छिपी है, इसलिए पार्टी का फोकस किसान, युवा या शहरी वोटर से ज्यादा आदिवासी समाज पर दिखाई दे रहा है। खैर, आने वाले दिनों में आंदोलन, सम्मेलन और अधिकारों की राजनीति के जरिए कांग्रेस इस वोट बैंक को फिर से अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश करेगी। अब देखना होगा कि आदिवासी सियासत का ये नया दाव कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है चैतन्य जी आपका। नमस्कार। और जल जंगल जमीन, ये ऐसे मुद्दे रहे हैं कि सरकारों के साथ भी रहे हैं और आम आदमी के उससे चिंता से जुड़े मुद्दे भी हैं। लेकिन सवाल यही है कि चुनाव के आसपास या ऐसे वक्त पे ये मुद्दे क्यों याद आते हैं, और खासतौर से कांग्रेस को, कि जब सत्ता चली गई है, 2.5 साल का वक्त हो गया है इस टेन्यूअर में भी, और अब जल जंगल जमीन की याद आ रही है। और ऐसा नहीं कि नए मुद्दे हैं, ये दिग्विजय सिंह शासनकाल या उसके पहले भी ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जो समय समय वो उठते रहे, लेकिन थोड़े दिन ये मुद्दा चर्चाओं में रहता है, फिर उसको विसरा दिया जाता है। मनोज जी, कांग्रेस की ये कोशिश है कि 2028 का जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की कोशिश की जाए कि एक बार वो फिर से सत्ता पे काबिज हो जाए, क्योंकि उसकी 15 महीने की जो सरकार गई थी उसका जो दर्द है वो उसके मन में अभी तक है। आदिवासी वोट बहुत बड़ी संख्या में वोट है, वोट बैंक है, और जाहिर सी बात है कि हर पॉलिटिकल पार्टी उस इतने बड़े जो करीब 2 करोड़ के आसपास आदिवासी हैं, वोटर हैं, उनको अपनी तरफ खींचना चाहता है। वैसे भी अगर आप देखें कि 230 जो आपकी सीट्स हैं उसमें अगर 100 सीट पे असर है आदिवासियों को, तो 40% तो हो ही जाता है जी। फिर उसमें 47-48 सीटें तो पूरी तरह से आरक्षित है। आरक्षित है, 47 आरक्षित है जी। जी आरक्षित है। तो ये बहुत बड़ा तबका है जिसको कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही। देखिए, पहले कांग्रेस के पक्ष में रही है, आदिवासी समाज जो है कांग्रेस के पक्ष में रहा। बिल्कुल। पिछली बार हम देखेंगे कि कांग्रेस से वो आदिवासी वर्ग छिटक के भारतीय जनता पार्टी के तरफ चला गया, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए कांग्रेस को ये लगता है कि जो हमारा खोया हुआ वोट बैंक है वो हम फिर से वापस ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम लोग हर बार चर्चा करते हैं कि कांग्रेस कोई मुद्दा उठाती है, फिर उसको भूल जाती है, कुछ दिन वो लाइट में रहता है, फिर उसको वो भूल जाती है, फिर एक नया मुद्दा उठा लेती है। लेकिन चेतन जी, आज के जमाने में तो कोई बेटा बेटी भी दावा नहीं कर सकता कि मेरे पिता की संपत्ति मुझे ही मिलेगी विरासत में, तो फिर किस मुगालते में रह रही कांग्रेस की वोट बैंक हमारा था, हम उसको वापस ले आएंगे। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि दुकान पे आप गए और बीजेपी से ज्यादा पैसे में दे रहा हूं, तुम मेरे पीछे आ जाओ। देखिए, ये बात तो सही है कि कोई भी ये नहीं कह सकता, अपना पिता भी अपने बेटे को नहीं कह सकते कि आपको बीजेपी को वोट डालना है या कांग्रेस को वोट डालना है, उसकी अपनी समझ होती है। लेकिन चूंकि आदिवासी उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, इसलिए कांग्रेस को ये लगता है कि अगर उनके पक्ष में हम कोई आंदोलन खड़ा करेंगे तो एक सहानुभूति हमारे तरफ जुड़ेगी। जैसे अभी आप देखिए कि जल जंगल जमीन वाला जो मसला है, ऐसा कानून जरूर यहाँ पर मध्य प्रदेश में लागू हो गया है, बहुत लंबे समय बाद लागू हुआ, लेकिन उसको पूरी तरह से अभी लागू नहीं किया गया है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो आदिवासी नेता हैं, उन्होंने आदिवासियों के लिए कोई बहुत अच्छा उत्थान का काम नहीं किया। उनकी अपनी स्थिति जरूर बहुत अच्छी हो गई, लेकिन आदिवासी अभी भी वैसी स्थिति में, चाहे हमारे महाकोश में आप डिंडोरी देख लें, मंडा देख लें, वहां आदिवासियों की स्थिति में कोई बहुत ज्यादा फर्क आया नहीं। तो कांग्रेस को ये लगता है कि हम इस वर्ग को अपनी तरफ खींच के और कहीं ना कहीं इस तरह का प्रयास करें कि वो पूरा जो वोट हमारी तरफ आ जाए और हम एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि लेकिन चैतन्य जी, ये भ्रम तो उनका इसी चुनाव में टूट जाना था, क्योंकि 47 सीटों में से 24 बीजेपी को मिली है, 22 उनको मिली है, लेकिन उसके बाद भी वो 63 पे जाकर टिक गए और एक डोडियार जीते हैं सेलाना से। उनको ये एक मुश्त उनको वोट मिला, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अकेले उस दम पे आप नहीं जीत सकते ना। नहीं, देखिए, कोई भी एक
जाति वर्ग या वर्ग विशेष के दम पे तो आप नहीं जीत सकते हो, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन वो तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं, जैसे अभी किसानों को लेके आंदोलन किया था, तो उनको लगता है कि किसान हमारी तरफ आ जाएगा, लेकिन किसानों की जो समस्या थी वो भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल लपक ली और प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद हो गई। तो ये जो तोड़ है, चूंकि सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, तो वो इन तमाम चीजों का तोड़ तत्काल निकाल देती है। फिर भी कोशिश कांग्रेस की ये रहेगी कि जो आदिवासी का वोट है, जो एक बहुत लंबा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं हमारी तरफ खिंच के आए। और 28 की चुनाव की तैयारी तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी कर रही बिल्कुल। और उसके पहले हालांकि करना भी नगरीय चाहिए। निकाय पंचायत के चुनाव आ जाएंगे, लेकिन ब्रजेश जी जी, सबसे बिल्कुल, बड़ा उसके सवाल भी- ये ना उसके पहले भी। कि आप एक मुद्दा लेकर चले कि आदिवासी खुद को हिंदू ना लिखें, फिर यूसीसी के मुद्दे पे उमंग सिंगार एक नए स्टैंड पे चले जाते हैं कि आदिवासियों की परंपरा नष्ट करने का प्रयास है। हालांकि जो कमेटी के अध्यक्ष उन्हीं ने ड्राफ्ट बनाया था उत्तराखंड वाला, और उसमें आदिवासियों को अलग रखा गया। और अब ये जंगल जमीन का मामला। और एक महत्वपूर्ण बात आप भी सुन रहे होंगे कि जो उमंग सिंगार ने कहा था कि मध्य प्रदेश में सरकारें आदिवासियों के सहारे ही बनती, उनकी भूमिका रही है। लेकिन सवाल बड़ा है कि उनकी भूमिका तो रही है, लेकिन सरकार में उनकी भूमिका क्या रही है? क्योंकि हम प्यारेलाल कंवर से देख लें, या उसके पहले हम सोलंकी जी को देख लें, या उसके बाद में हमने जमुना देवी को देखा है, खुद उमंग सिंगार को देखा है, ओमकार सिंह मरकाम को देखा है, इनकी कितनी भूमिका रही है? तो ये आदिवासियों की बात कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, तब की परिस्थितियों में आज की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। परिस्थितियां बदल गई, इसलिए तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में उमंग सिंगार मौजूद है, क्योंकि इस वोट बैंक को भी समझ में आ गया है कि उन्हीं के हाथ में सत्ता की चाबी है, जिसे सौंप दें वो। आप देखिए कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, और आज भी कांग्रेस बड़ा टक्कर देती है। अलीराजपुर मंडला क्षेत्र में चले जाइए आप, भील बेल्ट में, वहाँ टक्कर दे ही रही ना कांग्रेस लगातार। तो ये वोट बैंक पहले कभी रहा है कांग्रेस का, जिसे वो वापस हासिल करना चाहती है। कैसे करेगी ये उनकी रणनीति, उस पर बना रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अब ये किसी एक दल का नहीं रहा। अब ये देख रहा है, और उसको एक मौका मिला है, जब बीजेपी आई है तो उसने अभी काम किए, तो उसका भरोसा उस पर जागृत हुआ है। आप देखिए इसी वजह से तो आप चाहे बालाघाट चले जाइए, चाहे मंडला चले जाइए, इस बेल्ट में आप बीजेपी को ज़्यादा फायदा मिला है, जो कि गोंड बेल्ट कहलाती है। भील बेल्ट में यदि हम देख रहे हैं तो कांग्रेस को फायदा मिला है, क्योंकि वहाँ जो आप कह रहे हो ना नेता, तो उनके बड़े नेता चेहरे हैं वहाँ पर। यदि हम अलीराजपुर झाबुआ तरफ की बात करें, हर तरफ की बात करें, तो वहाँ कांग्रेस को फायदा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास वैसे चेहरे हैं वहाँ पर, जिसकी बदौलत उनको लाभ मिल रहा है। अब चेहरों को कभी फायदा दिया नहीं, जमुना देवी लगातार लड़ती रही, प्यारेलाल कंवर की आपने बात ही किया है कि आप देखिए किस तरह से उनसे उनका हक छीन लिया गया, कि उनको वो हक नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। जमुना देवी को, भानु सोलंकी को तो सबसे ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन शिव भानु प्रताप सिंह को। आप देखिए इसके साथ साथ हम चाहे भूरिया को देख लें, वो इस पार्टी में आ गए, कांतिलाल भूरिया उधर रह गए। तो आदिवासियों को अब तक वो नहीं मिला, लेकिन अब जो एक सम्मान की बात हो रही है, हक की बात हो रही है, वोट बैंक है, तभी तो द्रौपदी मुर्मू वहाँ पे बैठी हुई हैं। बीजेपी यही तो कहती है कि देखिए हमने राष्ट्रपति तक बना दिया। मध्य प्रदेश में आदिवासी विधायक अपनी समाज की वर्ग की महिला को वोट दे देते हैं कांग्रेस से इतर हटके। तो एकजुटता तो आई है। पहले आदिवासी जो कह रहे थे ना भट्टे साहब कि वो अशिक्षित था, ना समझ था, तो उसका फायदा उठा सकते थे राजनीतिक दल। अब वैसा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। वो जागरूक हो गया है, वो पढ़ा लिखा है। अब वैसा अशिक्षित का मामला नहीं है कि आदिवासी बेल्ट में भी नहीं। आप देखिए वहाँ से आपको डीएसपी बनते दिखेंगे, वहाँ से आपको आईएएस बनते, आईपीएस बनते दिखेंगे, तो उस बेल्ट से आ रहे हैं ना लोग, तो जागरूक हुआ है। शिक्षा, सोशल मीडिया ने उसको जागरूकता, उसकी पहचान। तो आज की तारीख में अब कांग्रेस को लग रहा है कि जो वोट बैंक खिसक गया है उसको हासिल कैसे करे। तो कैसे करेगी? क्योंकि आपने पहले कुछ बेहतर किया होता तो निश्चित तौर पर आपके साथ आते, लेकिन अब भी मौका है। यदि आप जमीनी मुद्दे उठाएंगे, तो यदि आप कहें कि टट्टिया मामा की बात करें तो वो बात तो वो भी कर रहे हैं। यदि आप नायकों की बात करें तो ये सवाल उठेगा कि आपने पहले क्यों इतना सम्मान नहीं दिया, पहले क्यों उनकी जयंती पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाई आपने, क्यों कार्यक्रम नहीं किए उनके। तो आप भी कर सकते थे। आज आपको पीछे पीछे चलना है तो पीछे चलने वाला पीछे ही रह जाएगा। आपको आगे एक अपना एक मॉडल देना पड़ेगा कि आप आदिवासियों के लिए क्या करना चाह रहे हैं। सिर्फ आप आरोप लगाकर, सरकार की आलोचना कर कर उसमें लाभ हासिल नहीं कर सकते हो। आपको ये बताना होगा कि यदि आप क्या बेहतर करना चाहते हो, उनके बीच में जाना पड़ेगा, उनकी समस्याएं जानना पड़ेंगी, उनका निराकरण करना पड़ेगा। यदि पैसा एक्ट पे आप सवाल उठा रहे हैं तो आपको एक मॉडल देना पड़ेगा कि हम आएंगे तो पैसा एक्ट कैसे लागू करेंगे। आप ये नहीं कह सकते हो साहब हमने ही बनाया था, लागू इनने किया। तो भैया आपको किसने रोका था लागू करने से?
आप बेहतर तरीके से कर सकते थे। तो आपको ये बताना होगा कि क्या कमियां हैं वो दूर करेंगे, क्या उनकी जरूरतें हैं, क्या यदि पलायन की आप बात कर रहे हो तो आज तो पलायन होने नहीं लगा कि 2003 के बाद से आदिवासी पलायन कर रहा हो उस बेल्ट में, यदि वो महाराष्ट्र जा रहा हो और वो राजस्थान जा रहा हो, आसपास के राज्यों में जा रहा है दूसरा। तो आज की समस्या नहीं है, वो जानता है कि पहले की समस्या है, तो आपको बताना होगा कि आप उसकी समस्याओं का समाधान कैसे करोगे। जल जंगल जमीन की आप बात करते हो, पहले से कह रहे हो, पट्टे की आप बात करते हो, लेकिन क्यों नहीं मिला इतने सालों तक? आज भी वही बात, वही मुद्दे क्यों जो शुरू से आप करते आ रहे हो 50 साल से? तो आप भरोसा जीतने के लिए आपको करके दिखाना पड़ेगा, एक मॉडल देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप देखिए, आदिवासी आप पर ही डिपेंड नहीं है। आपने पहले फूट डालो शासन करो की राजनीति की, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आई, आपने किस तरह से उसका उपयोग किया। इसके बाद दूसरी पार्टी आई, वो तो खैर राजनीति में हम तो देखते हैं तमाम सारे लोग। तो अब वो आदिवासियों में जागरूकता आई, तभी तो उनके राजनीतिक जो इनके युवा हैं वो अलग एक दल बना लेते हैं। जयस ने पिछले चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाई। लेकिन भट्ट साहब एक चीज और है ना कि तमाम सारे छत्रपों को दरकिनार करके हमने देखा 23 में जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को कमान सौंपी गई, और इन दोनों में भी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं का टकराव। फिर हमने देखा ओमकार सिंह मरकाम हो तो उनको एक जिले में सीमित कर दिया प्रदेश अध्यक्ष बना के, या जयवर्धन ने थोड़े पैर फड़फड़ाया, पंख निकाले तो उनको एक जिले में सीमित कर दिया। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि जीतू पटवारी है जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैं, वो इन 2-3 युवाओं को आगे निकलने देंगे कि भैया आप आदिवासी आंदोलन की कमान संभालो और इनको फ्री हैंड होने देंगे? देखिए मनोज जी, राजनीति में जो भी आता है उसकी अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है, और वो ये सोच के आता है कि हमको बहुत ज्यादा उच्च स्तर का जो पद है वो मिले। जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है क्योंकि एक आदिवासी को भी कहीं ना कहीं स्थान देना था, तो उमंग सिंघार को उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बना दिया। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हमसे कोई आगे निकल जाए, और इसी कारण से आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की बनस्पत कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं है, लेकिन वहां पर अनुशासन है, कांग्रेस में वो स्थिति नहीं है। और इसलिए आप देखोगे कि तरह तरह के जो बयान आते हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करते हैं। अब रहा सवाल आदिवासियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जैसे अभी ब्रजेश भाई ने भी कहा कि भाई आपको कोई नई चीज बताना पड़ेगी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि अब उतनी अशिक्षा नहीं है, फिर भी अभी अशिक्षित है आदिवासी। पुराने आप इलाकों में जाएंगे तो अभी भी अशिक्षा है, और उसका फायदा निश्चित तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता है वो उठाते हैं। अब इसमें से कितने नेताओं को अगर मान लीजिए सत्ता आ जाती है तो उसमें से कितने आदिवासी नेताओं को पद दिए जाएंगे, या उनको वास्तव मंत्री बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री तक की स्थिति बन सकती है, ये देखना होगा कांग्रेस को कि भाई हम अगर किसी वर्ग विशेष के माध्यम से अगर हम सत्ता में आ रहे हैं, फिर से एक बार सत्ता में आ रहे हैं, पिछले 15 महीने की सरकार वो के बाद अगर हम फिर से सत्ता में आ रहे हैं, तो हम उन लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएं जिनके माध्यम से हम सत्ता में आ रहे हैं। लेकिन होता वो ये कि जब सत्ता एक बार हाथ में आ जाती है तो फिर उन तमाम चीजों को भुला दिया जाता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो उन तमाम चीजों को भुला देती है जिनके माध्यम से वो सत्ता में आती है। तो अब अगर आदिवासियों के प्रति आपका इतना ज्यादा प्रेम उपजा है और आपको ये लगता है कि आदिवासियों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनके जो रोजी रोटी है उस पर संकट है, जंगल जमीन पे मामला निपटा नहीं है, तो आप कोशिश ये कर रहे हो कि उन तमाम चीजों को आप आदिवासियों के सामने लेके आओ और उनको बताओ। लेकिन आपको ये बात सही है कि आपको एक चीज बताना पड़ेगी कि भाई हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, सिर्फ अकेले भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया ये कहने से काम नहीं चलेगा ना। आप क्या करने वाले हो, और फिर जो वायदा आप कर रहे हैं वो वास्तव में आप पूरा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये भी देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता में आने के बाद आप वो तमाम वायदे भूल जाओ। तो ये बात सही है कि कोशिश कांग्रेस की है और तमाम तरह से वो प्रयास कर रही है कि एक बार फिर से हम 2028 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे दे। लेकिन जिस तरह से जो कार्य उनके चल रहे हैं और जिस तरह के आंदोलन वो कर रहे हैं वो बहुत सीमित समय तक रहते हैं, कुछ समय बाद एक दूसरा मुद्दा आ जाएगा। आप देखिए अभी ये जो सीमित एक बेल्ट है ना, क्योंकि हमने देखा आदिवासियों के 52-53 फिरके हैं अपने यहाँ, तो हर एक बेल्ट में अलग अलग, कहीं गोंड है, कहीं भील है, कहीं भिलाला है, कहीं शहरिया है, बेगा है, भारिया है। जी तो लेकिन ये हो भाई है तो पूरे टोटल आदिवासी, बिल्कुल समग्र रूप में तो आदिवासी ही मानते हैं उनको, अलग अलग जातें हो सकती हैं वो अलग बात है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या वास्तव में निर्णय ले लिया है कांग्रेस ने
कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम उन आदिवासी नेताओं को आगे बढ़ाएंगे, जो युवक हैं, जो आदिवासी पढ़े लिखे युवक हैं, उनको हम आगे बढ़ाएंगे, या फिर हम सत्ता में आने के बाद उन तमाम चीजों को भूल जाएंगे जो वादे हमने किए हैं। और ऐसा अक्सर होता भी है, जिनसे वायदे करके सरकारें आती हैं, सत्ता में आती हैं, वो फिर तमाम वायदे जो हैं वो तमाम खत्म, पूरे भूल जाती है। वो तो फिर ये एक नए कांग्रेस वादे के की साथ आ तरह- जाते हैं ना। लेकिन ब्रजेश जी, बात वही है कि जी। केवल एक सेगमेंट में आप एक आंदोलन के माध्यम से अपना खोया वोट बैंक हासिल कर सकते हो क्या? और क्या कांग्रेस वो मादा दिखाएगी कि इस पूरे आंदोलन को सिंगरौली के जंगलों से निकलकर फिर वो दू के अलीराजपुर ले जाए, वो झाबुआ ले जाए, मंडला, डिडोरी, श्योपुर ले जाए और उसका मोमेंटम बरकरार रखे? क्योंकि होता ही है कि एक नेता एक लीडरशिप में अपने वो बयान देता कि ये आंदोलन कर रहे हैं, दूसरा उसकी हवा निकाल देता कुछ दिनों ही बाद। और हो सकता है इस मामले अभी हो जाए कि भैया बारिश आ गई है तो इसको हम थोड़ा होल्ड कर रहे हैं और तब तक फिर एक नया मुद्दा आ जाए। मनोज जी, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि वो मूवमेंटम नहीं बना सकती है। आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, वो माहौल बना, कांग्रेस ने खुद का माहौल दिखा भी कि लोग आए, राहुल गांधी को देखने ही आए, तो आप उसको बरकरार रख सकते थे ना। बिल्कुल। कांग्रेस ने, हमने पिछली बार देखा, कमलनाथ जी लेके आया घर घर चलो अभियान, खुद कमलनाथ जी देवास के पास नहीं जा पाए, 4 घरों में गाड़ी से बैठ के निकल गए। तो रणनीति बनाती है कांग्रेस, वो कहती भी बहुत है कि आंदोलन करने वाला। आप कह रहे हैं कि सिंगरौली से हम गा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सिंगरौली में आप एक तरह से मुंह दिखाई करके छोड़ दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आपको आदिवासियों के बीच में लगातार जाना होगा। यदि आपने सिंगरौली से पूरी बेल्ट में, पूरे उन क्षेत्रों में, उन 47 सीटों में आपको घूमना पड़ेगा। एक बार घूम कर नहीं, आपको बार बार जाना पड़ेगा। तो यदि आप आज कर लोगे, 2 साल बाद चुनाव में जाओगे, तब तक तो भूल चुके हैं, नर्मदा जी में बहुत सारा पानी बह चुका होगा, तो क्या करोगे आप? तो कांग्रेस का समस्या ही वो है कि संगठन उसका उतना मजबूत नहीं है और जो छत्रप है ना उनमें बटा हुआ है। कि यदि वहाँ पे आपने भूरिया के क्षेत्र में पटवारी जी चले गए, उन्होंने वहाँ पे ताकत लगाई तो उनके कार्यकर्ता शांत बैठ जाएंगे। धार में चले गए आप, तो यदि लगेगा उमंग सिंगार को कि ये बड़े नेता बनना चाह रहे हैं, तो आप देखिए, आप हमने धार में देखा था एक प्रदर्शन होते हुए और एक हमने लाहौर में देखा था। बिल्कुल। धार में कौन था आदिवासियों के दिवस पर? खुद उमंग सिंगार थे, और बाकी के तमाम नेता कहाँ थे? वो लाहौर में थे। लाहौर में थे, दिग्विजय सिंह थे, जीतू पटवारी थे। लेकिन उसका एक फायदा हुआ, जो कुछ हुआ फायदा नहीं हुआ, लेकिन एक फायदा हुआ कि गोविंद सिंह का जो मकान टूटने की कगार पे था वो बचा हुआ है। तो अब आप पार्टी बचा लो या नेताओं को बचा लो। आपने आंदोलन करके हमने नेता को बचा लिया, उसके घर को बचा लिया, तो पार्टी कैसे बचेगी? पार्टी बचाने के लिए तो आपको सामूहिक रूप से जाना पड़ेगा, सबकी बात सुनना पड़ेगी और सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। यदि आप अकेले अकेले जाओगे, यदि आप सोचते हो ग्वालियर चंबल में खाली हो गया, तो पटवारी जी सोचें कि यहाँ मैं अपना इस क्षेत्र का भी छत्रप बन जाऊं, अपने साथ साथ अपनी ताकत बढ़ा लूं। यदि वहाँ पे अरुण यादव भी सोचे हैं, राहुल भैया भी सोचे हैं, दिग्विजय सिंह भी सोचे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? या तो अपने क्षेत्रों में आप मजबूत कर लीजिए, या सामूहिक रूप से सबको मजबूत करने की कोशिश कीजिए कि उमंग सिंगार अपने क्षेत्र में मजबूत हो जाएं, आप वहाँ उनके पीछे खड़े हो जाइए। मालवा में जीतू पटवारी हो जाएं, बाकी आप उनके पीछे खड़े हो जाइए। इस तरह आपको सब जगह आप ही बढ़ोगे तो निश्चित तौर पर कुछ नहीं। लेकिन ये जो एकता की बात है, तो हम देख रहे हैं ना कि ये तो अभी हमको इसी जून में पता लग जाएगा कि जब राज्यसभा के लिए कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाती है और वो उसको कितने वोट मिलते हैं और वो कहाँ जीतता है कि नहीं जीतता है, उससे पूरी धारा दशा सब पता चल जाएगी कि कांग्रेस में एकता वाकई में स्थायी रूप से होगी या फिर उसके लिए और इंतजार और करना आगे होगा। नगर निगम के चुनाव में पता चल जाएगी। बिल्कुल, नहीं शुरुआत तो अभी हो जाएगी ना। तो बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका। तो एक बात तो साफ है कि प्रदेश की सत्ता का रास्ता आज भी सूबे के जंगलों और आदिवासी अंचलों से होकर गुजरता है। विधानसभा की वो 47 आरक्षित सीटें कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये वो जादुई चाबी है जो तय करती है कि वल्लभ भवन की कुर्सी पर कौन बैठेगा। और कांग्रेस ये अच्छी तरह समझती है कि अगर मध्य प्रदेश में उसे अपना वजूद बचाए रखना है तो अपने सबसे पुराने और मजबूत किलों को भाजपा से छीनना ही होगा। और यही कारण है कि 30 जून को सिंगरौली से शुरू होने वाला आंदोलन सिर्फ जमीन बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि कांग्रेस के लिए अपनी खोई राजनीतिक जमीन को दोबारा हासिल करने का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। उमंग सिंगार और विक्रांत भूरिया जैसे युवा आदिवासी चेहरों को आगे करके कांग्रेस अब करो या मरो के मूड में है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी शांत नहीं है। 47,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट और आदिवासी इलाकों में कैबिनेट की बैठकें ये बताती है कि बीजेपी ने अपना प्लान किस तरह से लागू किया है और वो अपने इस मजबूत वोट बैंक को इतनी आसानी से नहीं खिसकने देगी। लेकिन सबके बीच अटेंशन में आज का सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के इस भारी भरकम दाव पेच के बीच मध्य प्रदेश का आम आदिवासी आज खुद को कहाँ खड़ा पाता है।
क्या चुनाव दर चुनाव होने वाली ये राजनीति उसके जीवन में कोई ज़मीनी बदलाव ला पाएगी, या फिर वो केवल 47 सीटों के सियासी गणित का एक मोहरा बनकर रह जाएगा। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।